आप गौरव बोराम से हैं, कलकत्ता में क्या कर रहे हैं? बांग्लादेशी और विदेशी ताकतों का आक्रमण हो रहा है। आज जब बंगाल कष्ट में है, जब बंगाल को पूरे भारत के लोगों की जरूरत है, हम लोग आज बंगाल आए हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी 3-4 चुनौतियां क्या थी यहाँ पे? एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना हम लोग के लिए, भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। दूसरा हमारे लिए चुनौती है, लोग बिना डर के अपने घरों से बाहर निकल करके बूथ तक आए। यहाँ पर दिक्कत है कि पुलिस को अपना काम ही नहीं करने दिया जाता है, पार्टी के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा। सरकार और इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इस तरह का माहौल बना रही है, इस तरह की व्यवस्थाएं कर रही है कि यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। जो नेटिव बंगाली पॉपुलेशन है, पिछले 5 साल में ये निर्मम सरकार सबसे ज्यादा उन्हीं का शोषण की है। बांग्लादेश से आए हुए हर मोहल्ले में आप देखेंगे 8-10 गुंडे हैं। हर आदमी बदलाव चाहता है और चाह रहा था, और दिल से उनको यह डर था कि यह निर्मम सरकार फिर से बल का प्रयोग करेगी। एक यहाँ पर साइलेंट रेवोल्यूशन चलता है। जिन लोगों के घर पर टीएमसी का झंडा लगा हुआ है, जो लोग टीएमसी के मिचिल में जा रहे हैं, वही नहीं, जो लोग टीएमसी के पदाधिकारी हैं, वह सब भी ऑलरेडी पलटी मारने को तैयार बैठे हुए हैं। ये अगर अंदर जाएंगे तो कमल के अलावा ये देखिएगा किसी और दूसरे को वोट ही नहीं देंगे। और इस बार भी लोग मन बना चुके हैं, चुपे चाप कमल छाप। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के पहले फेज का चुनाव हो गया है। मतदान के बाद उन तमाम 152 सीटों के ऊपर क्या नतीजे आएंगे वो तो 4 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन जो सबसे क्रूशियल है कि सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, उसके लिए क्या तैयारी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के ओवरऑल इलेक्शन रणनीति के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुजीत कुमार सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। कैपिटल टीवी के सारे दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार और बंगाल के धरती से प्यार का पैगाम। एक बात मैं आपको बता दूं, सुजीत जी, गौरव बोराम बिहार में एक कंस्टिट्यूंसी है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से विधायक हैं। इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, नौकरी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया और विधायक बनके बिहार के असेंबली में अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि जिस तरीके से ये लगातार पिछले 1 महीने से बंगाल में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज आपसे ही ये जाने कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है। लेकिन सबसे पहली चीज़, आप गौरव बोराम से हैं, कलकत्ता में क्या कर रहे हैं? माटी का कर्ज चुकाने आया हूँ। बिहार में जब भी हमारे यहाँ पर बाढ़ आ जाता था, लोग के फसल बर्बाद हो जाता था, घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, कभी बारिश नहीं हुई, अकाल हो गया, तो सब लोग बंगाल आते थे। और इस माटी का कोई एक कर्ज है भारत के सारे लोगों के ऊपर, खास करके बिहार और राजस्थान के लोगों के ऊपर। गुजरात से यहाँ पर लोग आए, राजस्थान में जब बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गया, राजस्थान के लोग यहाँ आए, और बंगाल की माटी ने हर आदमी का पेट पाला, हर का परिवार चलाया। यह इस माटी की एक खूबसूरती है। किसी को भी बंगाल ने ना ही भूखे सोने दिया, ना ही उसके घर वालों को उनके गांव में, उनके अपने प्रदेश में भूखे रहने दिया। आज हमारा बंगाल कष्ट में है। बंगाल के ऊपर बांग्लादेशी और विदेशी ताकतों का आक्रमण हो रहा है। वहां से आक्रांता लाखों की संख्या में बंगाल में आ चुके हैं, और बंगाल को जिस तरह बोलते 1000 कट्स देने की उनकी तैयारी है। हम सब लोग आज जब बंगाल कष्ट में है, जब बंगाल को पूरे भारत के लोगों की ज़रूरत है, हम लोग आज बंगाल आए हैं। और इस माटी का एक कर्ज जो हर प्रदेश के लोगों के ऊपर है, हम लोग वो कर्ज उतारने के लिए आए हुए हैं। ये बताइए, सबसे बड़ी चुनौती, बिहार में भी चुनाव होता है, देश के अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होता है। आप खुद जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस की आपने पढ़ाई की। आप ये बताइए कि क्या क्या चुनौती है एक चुनाव के मद्देनज़र, कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी 3-4 चुनौतियां क्या थी यहाँ पे? मनीष जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर बंगाल का चुनावी इतिहास आप देखेंगे
तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो एक डर का रहा है। खौफ। लोगों को खौफ के साए में वोट देना पड़ता है, लोगों को डराया जाता है। आम जनता के साथ गुंडे जो रूलिंग पार्टी के हैं वो जा कर के लोग को डराते हैं, धमकाते हैं। तरह तरह का यहाँ पर इलेक्शन में रिगिंग का, कुछ लोग इसको साइंटिफिक रिगिंग भी कहते हैं, तरह तरह का यहाँ पर तरीका निकाला जाता था। पहले कांग्रेस करती थी, फिर कम्युनिस्ट लोग यही किए, अब ये टीएमसी की ये निर्मम सरकार, टीएमसी की निर्मम सरकार भी यही करती है। लोगों को डराती है। उनको लगता है कि ये हाई राइज बिल्डिंग है, इसमें रहने वाले लोग हमको वोट नहीं देंगे, तो उसके ऊपर ताला लगा देते हैं। एक दिन पहले जा कर के सबको बोल देते हैं कि आपको वोट देने नहीं आना है। अगर आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आपकी बिल्डिंग का लाइट पानी बंद हो जाएगा। बिल्डिंग में ताला बंद कर देते हैं। कुछ एक जगह पर तो ऑटो लगा देते हैं, कचरा लगा देते हैं। अगर वेस्ट गुजराती और मारवाड़ी समाज के लोग उसमें रहते हैं तो उसके सामने में एक मीट का दुकान खोल देगा और उसके बाद उसको हटाएगा नहीं। इसमें पुलिस की भी सहभागिता होती है, पार्टी के लोग तो हैं ही, सरकार की भी संलग्नता होती है। तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना हम लोग के लिए, भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। दूसरा हमारे लिए चुनौती है, लोग बिना डर के अपने घरों से बाहर निकल करके बूथ तक आए, यह भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। तीसरा जो बड़ा चुनौती है, ये जो सरकारी गुंडे हैं, सरकार के जो पाले हुए गुंडे हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग बांग्लादेश से यहाँ पर आए हुए हैं, वही लोग टीएमसी के लिए गली गली में गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को धमकाते हैं। उनको कंटेन और कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, भाजपा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्रशासन के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इस बार देखे होंगे कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जो जो जरूरी कदम है वो उठाए हैं। लाखों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि बंगाल पुलिस उस तरह से, जिस तरह इलेक्शन के समय में उनको निष्पक्षता से काम करवाना चाहिए था, वह करवाने में असमर्थ होते जा रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडरशिप का कहीं न कहीं उसके ऊपर दबाव है। साथ में क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे तरह के वॉलंटियर्स पैदा किए गए। पार्टी के वर्कर्स को 1500 रुपये दे करके 1500 रुपया महीना 1500 रुपया महीना पार्टी के वर्कर्स को दे करके एक ड्रेस वर्दी पहना दिया गया, बोला गया ये सिविक वॉलंटियर है, और उस सिविक वॉलंटियर से फिर वसूली का काम करवाया जाता है पूरे बंगाल में। इस तरह के कई सारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स पैदा किए, सब कुछ किए, ताकि पार्टी के लोग को सरकार से पैसा मिले और उसको लोगों के बीच उसको छुट्टा छोड़ दिए कि जाओ जो लूटना है पब्लिक को। जैसे पुलिस जैसे एक्सटॉर्शन चलाती है वैसे एक्सटॉर्शन रैकेट चल गया। बंगाल में पुलिस बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन रैकेट चला भी नहीं पा रही है। पुलिस यहाँ की जो है बाकी स्टेट के मुकाबले में पुलिस में बहुत ज़्यादा ईमानदारी है बंगाल में। मैं 5 साल बंगाल में नौकरी कर चुका हूँ। अच्छा, आप यहाँ कमिश्नर भी रहे हैं? मैं यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के पद पे था। इसके पहले मैं कस्टम्स में जब अप्रेजर था उस समय भी मैं कलकत्ता में ही था। आप तो यहाँ पूरी तरह वाकिफ हैं। कलकत्ता में पुलिस में जिस तरह की बाकी जगह पे लोग बात करते हैं घुसखोरी का, उस तरह का बहुत ही कम है। यहाँ पर दिक्कत है कि पुलिस को अपना काम ही नहीं करने दिया जाता है पार्टी के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा, और सरकार जो है पुलिस को निष्क्रिय रखती है और पार्टी कैडर को पुलिस की जगह पर इस्तेमाल करती है। वो यहाँ पर समस्या है। आज बंगाल में मेरे सैकड़ों पुलिस के अपने मित्रों से बात हुआ, डीजीपी रैंक से लेकर के सिपाही हवलदार भी हैं, बहुत सारे हमारे जेएनयू के लोग हैं। जेएनयू के ही लोग नहीं बल्कि हमारे गांव घर के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर है, पुलिस में लोअर कैडर में भी है। सबका एक दर्द है कि बंगाल में देखिए बिहार का पुलिस कितना पावरफुल है, महाराष्ट्र का पुलिस कितना पावरफुल है, दिल्ली का पुलिस कितना पावरफुल है, यूपी का पुलिस कितना पावरफुल है। पुलिस की वर्दी में एक आदमी अगर रोड पे चला जाए तो उसका पावर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर डीजीपी का भी कोई पावर नहीं है। तो यह एक दर्द यहाँ के हर पुलिस वालों का है कि उनके पावर को उनसे ले लिया गया है और पुलिसिंग को बंद करवा करके ये पावर किसी और संस्था यानी कि पार्टी के लोगों को दे दिया गया। तो पुलिस के लोग क्षुब्ध हैं, सरकार से नाराज हैं, इस पार्टी से
तो ये दुखी बताइए हैं। ये बताइए कि ये सारी चुनौतियां आप बता रहे हैं, तो इसका निदान कैसे भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है लोगों में जागरूकता लाना। पार्टी का काम है कि भाई आप घर से निडर होकर के वोट करें। सरकार का जो केंद्र सरकार का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भारत के लिए और बंगाल के लिए जो एक सपना देखा है और आज तक उस सपने को हम लोग संजो करके रखे हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से हम लोगों ने बंगाल के लिए एक विकसित बंगाल का जो सपना देखा था, उस सपना को हम पब्लिक के बीच ले जा रहे हैं और लोग को प्रेरित कर रहे हैं कि निडर होकर के वोट करने आए। सरकार और इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इस तरह का माहौल बना रही है, इस तरह की व्यवस्थाएं कर रही है कि यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, इसमें सबसे बड़ा हर आदमी को जो एक पावर दिया गया है वो पावर है वोट का। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप समाज में बदलाव चाहते हैं, अपने सरकार में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सरकार आपके लिए काम करे, तो उसके लिए जो पावर सबसे बड़ा है वो वोट का पावर है। तो वो वोट के पावर को लोग इस्तेमाल कर सके, इसके लिए इलेक्शन कमीशन और सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उसके लिए काम कर रही हैं। अब ये बताइए, पहले फेज का तो वोटिंग हो गया और बहुत ही नियंत्रण तरीके से हुआ। जिस तरह से पिछली बार बॉम्ब्स चल रहे थे, जिस तरह से हत्याएं हो रही थी, 50 से ज़्यादा पिछली बार लोगों की हत्या हुई चुनाव से पहले। कहीं कोई लटका हुआ मिलता था, कहीं कुछ मिलता था। तो ये जो सेंट्रल फोर्स लगाने का जो फैसला आया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये सही है? और चुनाव के बाद क्या ये पुलिस फोर्स अभी सेंट्रल फोर्सेस वो क्या बंगाल में रहेगी? मैं 2-3 चीज़ इसमें पहले बताना चाहूँगा। हाँ। सबसे पहला ये कि सेंट्रल फोर्स और कई बार नेतृत्व के तरफ से भी और पुलिस फोर्स तरफ से भी बताया गया है कि सेंट्रल फोर्सेज आर गोइंग टू स्टे इन बंगाल फॉर अ लॉन्ग टाइम, 6 महीना साल भर, जब तक ज़रूरत पड़ेगी, जब तक यहाँ पर डर का माहौल रहेगा, तब तक सेंट्रल फोर्सेज यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए रहेगी। दूसरा, इस बार जो देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल फोर्सेज अपने से जहाँ भी उनको गड़बड़ी दिख रहा है वहाँ पर जाते हैं। पहले क्या होता था कि ये सेंट्रल फोर्सेज लोकल पुलिस के अंडर के निर्देश पर काम करती थी। लोकल पुलिस क्या करती थी, कई बार फसाद यहाँ हो रहा है, पुलिस फोर्स सेंट्रल पुलिस फोर्स को दूसरे जगह पे भेज दी, या पुलिस फोर्स को सेंट्रल पुलिस फोर्स को ये काम ही नहीं करने देते थे। इस बार यह बदलाव देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी झमेला हो रहा है, जहाँ भी फसाद क्रिएट हो रहा है, जहाँ भी मारपीट हो रहा है, सेंट्रल पुलिस फोर्स वहाँ तुरंत पहुँच जाती है। कि महिलाएं, बंगाल की बेटियां, बंगाल की महिलाएं जिस संख्या में निडर होकर के वोट करने के लिए निकल रही है और जय माँ काली और जय माँ दुर्गा के उद्घोष के साथ वो अपने घर से निकल करके जा रही हैं, टोली का टोली बना करके, इससे तो साफ लग रहा है कि परिवर्तन हो चुका है, केवल अब रिजल्ट आने की बारी है। एक बात बताइए कि जो फर्स्ट फेज तो ठीक है, फर्स्ट फेज का बड़ा इनकरेजिंग जो है, कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं, लेकिन ये जो सेकेंड फेज जो आने वाला है उसमें कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है। आप यहाँ पे 1 महीने से काम कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि यहाँ इस बार का माहौल कैसा लग रहा है? देखिए, साउथ बंगाल में 55 सीट है। हाँ, 55 सीट में केवल 1 सीट भाजपा जीती थी, भाटपारा। हमारे पवन सिंह जी वहाँ से विधायक हैं भाजपा के, अभी अर्जुन सिंह जी के बेटे। इस बार एक माहौल में बदलाव आया है। पिछले बार भारी संख्या में नेटिव बंगाली पॉपुलेशन बीजेपी को वोट नहीं की थी। इस बार उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आया है। जब मैं 27 फरवरी को यहाँ आया था पहली बार चुनाव के सिलसिले में, उसके बाद जो एक बदलाव देखने को, लोग खुल करके सामने नहीं आते थे, लोग कुछ कहने से डरते थे, यहाँ तक कि लोग भाजपा का झंडा लगाने या भाजपा के लोगों से मिलने में भी डरते थे, कतराते थे। इस बार वो माहौल अब नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे जो नेटिव बंगाली पॉपुलेशन है, पिछले 5 साल में ये निर्मम सरकार सबसे ज़्यादा उन्हीं का शोषण की है, और शोषण की भी नहीं है, करवाई है। बांग्लादेश से आए हुए हर मोहल्ले में आप देखेंगे 8-10 गुंडे हैं
जो कि हर पारा में क्लब बना करके वहाँ पर रहते हैं। ये निर्मम सरकार उनको साल में पैसे भी देती है, उसको लूटने के लिए छोड़ देती है पब्लिक के बीच में। वही लोग कहीं न कहीं सिंडिकेट भी चलाते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ के नेटिव बंगाली और स्पीकिंग पॉपुलेशन का हुआ है। अब वो लोग मन बना लिए हैं। ये लोग दो चीज़ कहते थे पहले, एक बार तो भाजपा आना चाहिए, एक बार आना चाहिए, और दूसरा लाइन कहते थे लेकिन ममता आने नहीं देगी। इसका मतलब साफ है, हर आदमी बदलाव चाहता है और चाह रहा था, और दिल से। उनको यह डर था कि यह निर्मम सरकार फिर से बल का प्रयोग करेगी और गुंडों के बदौलत ये इलेक्शन जीतने का कोशिश करेगी, इलेक्शन में हेरफेर करेगी। सरकार और सरकारी ताकतें और भाजपा ने यह किया कि उनको उस फोर्सेज को कंटेन किया। अब आप देखेंगे कि नेटिव बंगाली पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल रहे हैं। और कल भी आप देखे होंगे, अगर कोई सबसे ज़्यादा जय माँ काली और जय माँ दुर्गा का उद्घोष हुआ है, जय श्री राम का उद्घोष हुआ है, यह नेटिव बंगाली पॉपुलेशन के लिए ही के द्वारा ही हुआ है। अब आखिर में एक सवाल, आप पहले भी कलकत्ता में यहाँ पे सर्व कर चुके हैं अधिकारी के तौर पे, आपने पहले भी चुनाव देखे होंगे। ये जो कलकत्ता में और इसके आसपास के इलाके में जो इस बार चुनाव हो रहा है और जो पहले चुनाव हुआ, उसमें क्या बेसिक फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बेसिक फ़र्क यही था कि बीजेपी के साथ में, बीजेपी की अगर की बात हम करें तो नेटिव बंगाली पॉपुलेशन लार्ज नंबर्स में नहीं थी। इस बार बहुत कम नेटिव पॉपुलेशन है जो बीजेपी के अगेंस्ट में है। जो लोग जिनके रूट्स दूसरे राज्य से हैं, जो लोग राजस्थान से आए हुए 5-10 जनरेशन पहले आए हुए हैं होंगे, बिहार से, यूपी से, अलग अलग प्रांत से आए हैं, वह सब इस बार पूरी की पूरी तरह भाजपा के साथ है। इसका मतलब हुआ, मनीष जी, आप अगर एक स्पेशल कम्युनिटी की को छोड़ दें जिनकी वोटिंग कैपेसिटी लगभग 30 से 32% तक है, तो 68 से 70% तक लोग भाजपा के लिए हैं और ये लोग चुनाव में वोट भी डाल रहे हैं। दूसरा, एक यहाँ पर साइलेंट रेवोल्यूशन चलता है। जब कांग्रेस का सरकार था और उसको जब पलटी मार करके जब कम्युनिस्ट आया, तो रोड पर कहीं भी कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा नहीं दिखता था, बैनर नहीं दिखता था, क्योंकि कांग्रेस का उस समय आतंक था। याद होगा उसी समय बहुत सारा नक्सलवादी मूवमेंट शुरू हुआ था, नक्सली लोग आए थे। तो एक शांति का ऊपर माहौल दिखता है, लगता है इलेक्शन हो ही नहीं रहा, न कहीं बैनर हो रहा है, न कहीं पोस्टर दिख रहा है, नहीं लोग मिचिल यहाँ पर बोलते हैं रैली को, नहीं मिचिल निकल रहा है, ना ही किसी तरह का जुलूस निकल रहा है। लेकिन साइलेंटली जब लोग मन बना लेते थे, वो वोट कर दिए थे और कम्युनिस्ट की शासन आई। इसी तरह से 2011 में जब कम्युनिस्ट से लोग परेशान हो गए, जब लोग को लगने लगा कि अगर बंगाल का भविष्य सुंदर बनाना है, अगर बंगाल का वो वैभवशाली गौरव हमको फिर से हासिल करना है, तो हमको सरकार को बदलना होगा, पलटना होगा। और सब लोग, उस समय ममता दीदी ही एक नारा दी थी, चुपे चाप फूल छाप, कि चुपचाप जाइए अपने घर पे, भले ही आप कम्युनिस्ट का झंडा लगाए हुए हो, भले ही आप कम्युनिस्ट के जुलूस में जा रहे हो, लेकिन वोट आप बदलाव के लिए दीजिएगा। लोगों ने बदलाव किया और इस बार वही माहौल है। जिन लोगों के घर पर टीएमसी का झंडा लगा हुआ है, जो लोग टीएमसी के मिचिल में जा रहे हैं, वही नहीं, जो लोग टीएमसी के पदाधिकारी हैं, कुछ लोग जो टीएमसी के लिए गुंडागर्दी और वसूली का भी काम करते हैं, कुछ लोग जो टीएमसी के सरकार से सरकारी ठेका वगैरह के बदौलत जिनका रोजी रोटी चल रहा है, वह सब भी ऑलरेडी पलटी मारने को तैयार बैठे हुए हैं। ये अगर अंदर जाएंगे तो कमल के अलावा ये देखिएगा किसी और दूसरे को वोट ही नहीं देंगे। यह बंगाल का एक बहुत बड़ा चुनाव का इतिहास अगर देखेंगे तो चेंज यहाँ पर बहुत ही साइलेंट तरीके से आता है। कोई बहुत ज़्यादा हो हंगामा, रोड पर आपको इलेक्शन में मारपीट नहीं दिखेगा। यहाँ पर मारपीट जो सरकार होती है वह करती है। पहले कांग्रेस की थी, 60s और 70s में कांग्रेस ने की थी, फिर यही काम कम्युनिस्ट किया करता था और अब टीएमसी करती है, और पब्लिक चुपचाप जाकर के वोट देती है। और इस बार भी लोग मन बना चुके हैं, चुपे चाप
कमल छाप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत धन्यवाद। जल्दी, आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी रहे, अधिकारी भी रहे, आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के साथ साथ जो है इतना अच्छा एनालिसिस किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बदलाव की आंधी लाने की कोशिश कर रही है, और जैसा कि बातचीत से मालूम चला कि ये आंधी ये साइलेंट है। एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन अंदर अंदर इस खामोशी के नीचे एक सुनामी की आभास पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।